Good morning, everyone, students. So, last evening, students, we were discussing, if you recall, we were discussing the remedies of seller against buyer. याद आया बच्चों? अगर बायर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेलर को क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगा, या जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि सेलर जब अनपेड सेलर बन जाता है, सेलर जब अनपेड सेलर बन जाता है तो बायर के अगेंस्ट उसको क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगी। तो ये कल हमने सेक्शन 55 to 61 डिस्कस किया बच्चों। आई होप यू रिमेम्बर। बच्चों, जब अनपेड सेलर बायर के ऊपर पर्सनली केस करता है तो उसको हम, याद करो, राइट इन पर्सोनेम कहेंगे। एंड व्हेन यू हैव राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड, किसी को याद है उसको हम क्या कहते हैं? व्हेन यू गेट राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड तो उसको हम क्या कहते हैं? किसी को पर्सनली जब हम केस करते हैं तो राइट इन पर्सोनेम है। एंड व्हेन यू, यस पूजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। उसको यस, दिशा यू आर आल्सो राइट। मतलब आप बच्चों को याद है, वो बहुत अच्छी बात है, सही है, बहुत अच्छा है। राइट इन रेंग एंड राइट इन पर्सोनेम, ऐसे मैंने शायद थोड़ी आइडिया दी थी आप लोग। तो बच्चों, अनपेड सेलर का राइट्स क्या है अगेंस्ट बायर? तो अनपेड सेलर कैन फाइल सूट ऑन बायर, ऑफ कोर्स, फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। जिस प्राइस में गुड्स बेचा है वो रिकवर करने के लिए केस कर सकता है। बच्चों, अगर अनपेड सेलर को बायर के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से कोई नुकसान हुआ है, जैसे कि बायर गुड्स का एक्सेप्टेंस नहीं करता है, गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता है विदाउट एनी प्रॉपर रीजन, तो ऐसे केस में सेलर को होने वाले नुकसान की भरपाई भी अनपेड सेलर बायर से ले सकता है। दैट मीन्स अनपेड सेलर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द बायर फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स, बराबर है, या नेग्लेक्टिंग टू रिफ्यूज द गुड्स, या नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द गुड्स, आई एम सॉरी। तीसरा बच्चों, जो लीगल रेमेडी मिलेगा अनपेड सेलर को वो ये है कि बच्चों, जब अनपेड सेलर को लगता है कि बायर ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है बिफोर ड्यू डेट, यानी बायर ने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन दैट केस बच्चों सेलर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड एंड व्हाट द सेलर डज, ही फाइल अ सूट ऑन द बायर, बरोबर है, फॉर क्लेमिंग डैमेजेस। लेकिन ये बात है कि अगर बायर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेलर भी अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझेगा, रिसाइन समझेगा, रेप्यूडिएट समझेगा। एंड चौथा बच्चों, कल जाते जाते एक्सप्लेन किया मैंने, इफ यू रिमेम्बर, सूट फॉर इंटरेस्ट। क्या सेलर बायर के ऊपर इंटरेस्ट के लिए केस कर सकता है क्या? तो ऑफ कोर्स कर सकता है, बराबर है। अगर सेलर को लगा कि बायर फेल्स टू पे हिज प्राइस ऑन ड्यू डेट, तो ड्यू डेट के बाद जितने भी दिन होंगे उसका सेलर बायर्स पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, बराबर है, इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। एंड कोर्ट में भी अगर ये मैटर जाता है तो कोर्ट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि सेलर को क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए बायर से, बट ये कंफर्म है कि इंटरेस्ट मिलेगा सेलर को बायर से। बायर, सेलर का वो लीगल राइट है, लीगल रेमेडी है अगेंस्ट बायर कि अगर बायर ने उसको पेमेंट नहीं किया या पेमेंट करने में देरी की तो सेलर हैज अ राइट टू क्लेम इंटरेस्ट, ओके, और ही कैन फाइल सूट ऑन बायर फॉर इंटरेस्ट। तो बच्चे, यहाँ पर उससे रिलेटेड जो रूल्स था कल हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों, अभी एक अपोजिट पॉइंट लेते हैं। कैन यू सी द हेडिंग नाउ? हेलो, आज का नया हेडिंग देख रहे सब लोग, 4.5। अब बच्चों रिवर्स केस कर दे, 2 मिनट मान लो सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो बायर को उसके खिलाफ क्या लीगल रेमेडी मिलेगा? अब वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर बच्चों बायर को लॉ की तरफ से क्या क्या लीगल रेमेडी मिलेगा अगेंस्ट सेलर,
इफ सेलर हैज कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेलर ने अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बच्चों बायर को लीगल रेमेडी क्या मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है बच्चों कि सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकता है। किस सिचुएशन को जब हम कहेंगे कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जैसे कि आप हेडिंग देख ही रहे हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर में क्या हो सकता है, जहां बच्चों सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एट द टाइम और इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड। बच्चों अगर एग्रीमेंट के हिसाब से जिस दिन सेलर को गुड्स को डिलीवर करना था, जिस वक्त एंड जिस मैनर में डिलीवर करना था, बरोबर है, एंड उस टाइम एंड मैनर में अगर सेलर गुड्स की डिलीवरी बायर को नहीं देता है, तो बच्चों आपको लगता नहीं यहाँ सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया? डोंट यू थिंक सो? अगर बायर ने सेलर ने पहले एग्रीमेंट किया है, बायर ने स्टिपुलेशन रखा था, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कि मुझे गुड्स की डिलीवरी ऑन टाइम चाहिए, ऑन टाइम चाहिए तो ऑन टाइम चाहिए, ताकि मैं भी आगे उसको बेच सकूं। एंड सेलर अगर जिस टाइम को डिसाइड किया गया है वो टाइम को अगर सेलर गुड्स डिलीवर नहीं कर पाता, रीजन सेलर के कुछ भी हो सकते हैं, बट सेलर ने जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया था वो टाइम पर सेलर ने गुड्स डिलीवरी नहीं दी बायर को, तो बच्चों यहाँ पर सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया ऐसा माना जाएगा। बच्चों पहला एग्जांपल समझा सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, by not delivering the goods to the buyer on time, as simple as this, by not delivering the goods to the buyer on time। बच्चों दूसरा कब, जब सेलर अपने तरफ से बायर को इन्फॉर्म कर दे कि he is not going to deliver the goods, यानी जब सेलर अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दे। कुछ समझा बच्चों? क्या मैं इसे भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं बाय सेलर? सेलर वेल इन एडवांस बायर को बोल देता है कि देखो भैया, मैं जो गुड्स तुमको डिलीवर करने वाला था वो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। वेल इन एडवांस वो बायर को बोल देता है। इसका मतलब सेलर की तरफ से पहला स्टेप उठाया गया है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। डोंट यू थिंक सो? तो बायर बोलेगा अरे ये क्या बात हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स डिलीवर करने का, अब ये सीधा बोलता है कि मैं गुड्स डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। तो बायर बोलेगा डोंट कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल सू यू फॉर द डैमेजेस। तो सीधी बात है बच्चों, बायर यहाँ क्या करेगा, सेलर के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बायर को जो भी नुकसान डैमेजेस होगा, लॉस होगा सॉरी, उस लॉस का बायर विल क्लेम डैमेजेस, दैट्स ऑल। तो बच्चों जब सेलर अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता है, रेप्यूडिएट कर देता है, तो बच्चों ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय द सेलर। तीसरा बच्चों कब हम कहेंगे कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया बायर से? बच्चों देखो ये जरा ध्यान से सुनना। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर सेलर एंड बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है गुड्स को लेकर बाय सैंपल या बाय डिस्क्रिप्शन, याद करो, यानी सेलर ने सैंपल दिखाया बायर को एंड बायर ने सैंपल देकर बड़ा बल्क ऑर्डर कर दिया। एंड बच्चों अगर सेलर ने गुड्स एज पर सैंपल बायर को नहीं दिए, अगर गुड्स सेलर ने बायर को एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं दिए, तो आपको लगता नहीं ये भी एक प्रकार का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय द सेलर? जो गुड्स हमने डिसाइड किया था वो गुड्स तो सेलर डिलीवर ही नहीं कर रहा है, तो आपको इस केस में ऐसा नहीं लगता बायर विल रिजेक्ट द गुड्स, he will not accept the delivery? Why buyer is going to reject the goods? Why he is not going to accept the goods? Because the goods supplied to buyer are not in conformity as per sample, they are not as per description. सेलर कॉन्ट्रैक्ट कुछ और चीज का करता है, डिलीवर कुछ और करता है। डोंट यू थिंक सो?
तो बच्चों ये भी सेलर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? डू यू एग्री विथ मी? ऐसा भी अगर सेलर करता है तो आपको लगता नहीं सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चल रहा है? रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं चल रहा है। यस। तो बच्चों मेरा पॉइंट क्या था, आप समझ गए? अब हम एक्चुअली पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट लीगल रेमेडीज बायर इज गोइंग टू गेट अगेंस्ट द सेलर इफ सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नाउ प्रश्न ये था कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, ये पता कैसे चलेगा? तो बच्चों ये 3 डिस्कशन जो मैंने किया, इससे पता चलेगा कि सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से बायर को उसके अगेंस्ट लीगल रेमेडी मिले। एंड नाउ क्वेश्चन ये है कि अब बायर को लीगल रेमेडी मिलेगा क्या? बच्चों आई होप नेक्स्ट स्टेप अभी समझ में आ जाएगा आपको। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन पॉइंट। इफ सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मान लो चलो ऊपर के 3 जो ट्रांजैक्शन पड़े उसमें से कोई कांड अगर सेलर ने किया, उसमें से कोई कार्य करने का दुस्साहस अगर सेलर ने किया, तो इसका मतलब सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट किया, एंड जिसके वजह से बायर को लीगली उसके अगेंस्ट कुछ बच्चों राइट्स मिल जाएंगे, रेमेडीज मिल जाएंगे। बरोबर है? तो बच्चों अब बायर के क्या क्या राइट्स हैं, लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। डायग्राम में हेडिंग लिखा है, वही नीचे एक्सप्लेनेशन है बच्चों। बच्चों फर्स्ट हेडिंग पढ़कर डोंट यू थिंक यू अंडरस्टूड द पॉइंट? हेलो, बायर का लीगल रेमेडी अगेंस्ट बायर सेलर, हेडिंग पढ़ के नहीं समझा आपको? डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, don't you think so you have understood the idea after just reading the heading? Tell me honestly. I'm asking each and every student who is listening my lecture. बच्चों सीधी सी बात है, सेलर ने अगर जो अपॉइंटेड टाइम था, जिस वक्त जिस दिन गुड्स डिलीवर करने का वादा किया था, उस दिन गुड्स बायर को नहीं मिला, जिसकी वजह से बायर भी उसको आगे सेल नहीं कर सका। बायर ने भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि नहीं वही गुड्स बेचने का? हेलो, जो वो सेलर से खरीदने वाला था वही गुड्स बायर ने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि नहीं बेचने का ऑन टाइम? हेलो, तो बच्चों यहाँ पर टाइम इज वेरी एसेंशियल पार्ट। वक्त गई बात गई, ये टेंशन हो गया बायर का कि मैं अपॉर्चुनिटी खो दिया गुड्स बेचने का। सेलर तुमने गुड्स डिलीवर नहीं किया मुझे ऑन टाइम, जिसकी वजह से मैं गुड्स को आगे टाइम पर बेच नहीं सका, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, एंड वो लॉस का मैं डैमेजेस तुमसे लेके रहूंगा। तो बच्चों बायर ने अगर प्रूव कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में कि कैसे सेलर की नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स की वजह से मुझे नुकसान हुआ है, एंड इतना नुकसान हुआ है, ऑर्डिनरी लॉस हुआ है, तो बच्चों इन दैट सिनेरियो buyer is entitled to claim damages from seller for non-delivery of goods. I hope you understood. बच्चों एकदम इजी पॉइंट्स हैं। मैं तो कहूँगा 50% रिवीजन है आपका। यस, आई रिपीट 50% रिवीजन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ याद आएगा आपको। देखो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पढ़ा मेरे साथ, वो याद आएगा आपको। बच्चों मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ, देखो सेक्शन 57 क्या लिखा है। जस्ट फॉर्मेलिटी है बट पढ़ लेता हूँ। Where the seller wrongfully neglects, जहाँ जानबूझकर सेलर निगलेक्ट करता है, गुड्स डिलीवर नहीं करता है, और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर मे sue the seller for damages for non डिलीवरी। आपको डाउट आने का कोई चांस ही नहीं है बच्चों। लेकिन बच्चों मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, प्लीज रीड द एग्जाम्पल, एंड आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कम ऑन रीड। हेलो, सब लोग रीड करो एग्जाम्पल उसके नीचे का।
एंड यस लिखो, जैसे ही समझा आपको यस लिख दो। जो भी नोट टाइप करेगा बच्चों, डोंट वरी, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। डोंट, आप ये मत अंडर एस्टिमेट मत हो जाओ कि सर क्या समझेंगे, कुछ नहीं बच्चों, नहीं समझा तो बोल देना, मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। क्या है, मुझे लगता है कि क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ऐसा एग्जाम्पल, याद है ना? डिफरेंस, बायर डिफरेंस क्लेम कर सकता है, उसको जो नुकसान हो उतना तो क्लेम कर ही सकता है। ऑर्डिनरी लॉस, डोंट यू थिंक सो बच्चों, इट इज ऑर्डिनरी लॉस। जो ऑर्डिनरी लॉस हुआ है, एक नॉर्मल लॉस हुआ है बच्चों, वो तो क्लेम होगा ही, इवन विदाउट गिविंग नोटिस। बच्चों नोटिस देकर क्या क्लेम कर सकता था यहाँ पर बायर? सेलर से एक नोटिस देकर क्या क्लेम कर सकता था? स्पेशल डैमेजेस। शुभ, यू शुड राइट स्पेशल डैमेजेस, ओके, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। स्पेशल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर गिविंग नोटिस, याद है बच्चों? ठीक है, चलो, नो नो इशू। कैन आई गो फॉर द सेकंड वन नाउ? चलो, बायर का दूसरा लीगल रेमेडी क्या है अगेंस्ट सेलर? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बच्चों याद आया कुछ? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, डोंट यू थिंक सो? हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। यहाँ बच्चों, बायर इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिसीविंग व्हाट? ऐसे केस में बायर इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट? सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, बट बायर इज नॉट इंटरेस्टेड इन डैमेजेस। यस, वेरी गुड, उसको डैमेजेस नहीं चाहिए। बायर का ये कहना है कि देखो भैया सेलर, आपने और मेरे में जो भी, जिस स्पेसिफिक गुड्स को लेकर, जिस स्पेसिफिक गुड्स को लेकर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आप कृपया वही गुड्स मुझे दीजिए। जिस एंटीक को लेकर हमने आपस में एग्रीमेंट किया था, एंटीक समझते हो ना बच्चों, वही बायर को चाहिए। बायर क्या बोलता है सेलर को? मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे गुड्स दीजिए, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर डैमेजेस। एंड बच्चों, बायर सेलर को कोर्ट में घसीट सकता है इसके लिए, एंड कोर्ट ऑर्डर दे सकता है सेलर को कि आप वही गुड्स दीजिए बायर को, जिस गुड्स को लेकर बायर एंड आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बच्चों याद आया? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आर यू श्योर? एक प्रकार का रिवीजन हो गया बच्चों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक स्पेशल पॉइंट। वेरी गुड, आपका यस बोलना मतलब मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। बच्चों एक रीड कर लेता हूँ, फॉर्मेलिटी है देखो। वेयर सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, जिस गुड्स को सप्लाई करना था वो गुड्स नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो बायर क्या करेगा? देखो, द बायर कैन अपील टू द कोर्ट। कितना क्लियरली लिखा है देखो, बायर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कोर्ट की मदद से बायर सेलर के ऊपर फोर्स ला सकता है, बता सकता है कि तुम मुझे वही गुड्स दो जिस गुड्स का हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था। फिर बच्चों नेक्स्ट लाइन क्या लिखे देखो, द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ओनली व्हेन द गुड्स आर असर्टेन और स्पेसिफिक। बराबर है? बट बच्चों, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना, वो फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स के लिए नहीं है, अनअसर्टन गुड्स के लिए नहीं है। ये जो स्पेशल रेमेडी है ना बायर का, ये तभी बायर इस्तेमाल कर सकता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज फॉर असर्टन और स्पेसिफिक गुड्स। एक काम करो बच्चों,
Example पढ़ो and tell me, have you understood the example or not? Come on, read. रेयर पेंटिंग मतलब एंटीक. आपने एंटीक वर्ड सुना होगा ना, एंटीक पीस. रेयर पेंटिंग यानी कि एंटीक पीस. बच्चे इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल. मुझे नहीं लगता कोई डाउट पूछेगा इसमें. आई डोंट थिंक सो. बरोबर है. रेयर पेंटिंग के ऊपर लिख के रखो एंटीक. एंटीक पीस. चलो बच्चों तीसरा. बच्चों तीसरा है ना, थोड़ा टफ है. लैंग्वेज की वजह से कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लगेगा शुरुआत में, बट आप जरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो. बायर के पास एक और लीगल रेमेडी है अगेंस्ट सेलर. बरोबर है. बच्चों अगर सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी किया, याद आया? हेलो. कौन ब्रीच ऑफ वारंटी करता है, सेलर या बायर? पहले वो टाइप करो. ब्रीच ऑफ वारंटी कौन करता है? सेलर ने वारंटी दिया लेकिन अब फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब ब्रीच ऑफ वारंटी कौन करता है? सेलर. तो सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी करेगा तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा उसके अगेंस्ट? बायर को. एंड बच्चे याद करके बताओ, रिवीजन हो जाएगा. जब भी सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी करेगा तो बायर कैन ही रिजेक्ट द गुड्स और ओनली कैन क्लेम डैमेजेस? इफ सेलर कमिट्स ब्रीच ऑफ वारंटी, which I repeat, if seller commits breach of warranty, buyer क्या कर सकता है? He can claim only damages. My question is, you said he can claim only damages. My question is, can he reject the goods? क्या वो गुड्स रिजेक्ट कर सकता है? नो. अब मेरा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है. अभी वन लाइनर एक एक सुनो, ठीक से, एकदम आराम से सुनो, एकदम आराम से. बच्चों आपने कहा बायर कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, बोला ना आपने? तो अब बताओ मैक्सिमम कितना डैमेजेस वो क्लेम कर सकता है बायर? मैक्सिमम कितना डैमेजेस क्लेम कर सकता है बायर? मैक्सिमम उतना ही क्लेम करेगा ऐसा जरूरी नहीं, बट माय क्वेश्चन इज मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकता है? तो आंसर है गुड्स की प्राइस जितनी थी. यस पार्थ मेहता, यू आर एब्सोल्युटली राइट. गुड्स की प्राइस जितनी थी मैक्सिमम उतना तक. डोंट यू थिंक सो ही हैज द स्कोप ऑफ क्लेमिंग डैमेजेस? हेलो हेलो हेलो. आपको लगता नहीं बायर डैमेजेस मैक्स टू मैक्स कितना क्लेम कर सकता है? तो जितना गुड्स का प्राइस हो उतना क्लेम कर सकता है. हेलो हेलो हेलो. सभी बच्चों से पूछूंगा मैं, देवांशु, कुसुम, ओम, पूजा, चेतना, दिशा, सफीन, शुभ, सबको समझा बच्चों? प्लीज लेट मी नो. थोड़ा कंफ्यूजिंग है. मैं ये बोल रहा हूँ इजी नहीं था बच्चों ये. आप यस बोल रहे हो पता नहीं, मैं बट मान लेता हूँ आपको समझ गया, मान लेता हूँ मैं. वेरी गुड. बच्चे ये तो बात सही है कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, चलो मान लिया रिजेक्ट नहीं कर सकता. लेकिन एक प्रश्न उठ सकता है कि नहीं बच्चों, कि चलो ही कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, बायर कैन क्लेम, बट अप टू व्हाट अमाउंट ही कैन क्लेम डैमेजेस? द आंसर इज अप टू द प्राइस ऑफ गुड्स. तो बच्चों मुझे ये बताओ, जब अप टू द प्राइस ऑफ गुड्स वो क्लेम कर सकता है तो इसका मतलब एज गुड एज रिजेक्शन ही हो गया ना. मेरा मानना है ऐसा. हेलो. मैं पूरा प्राइस क्लेम कर रहा हूं एज डैमेजेस, तो आपको लगता नहीं एज गुड एज आई हैव रिजेक्टेड द गुड्स? इट इज एज गुड एज आई हैव रिजेक्टेड द गुड्स. हेलो. एक प्रकार से मैंने रिजेक्शन ही कर दिया है ना, है ना? ऐसा मतलब एक बात बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं. तो बच्चों अभी मैं रीड करूं तीसरा वाला. देखो क्लियर हुआ है, हो रहा है कि नहीं आपको? थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो बच्चों, टफ है, थोड़ा टफ है. देखो बट मैंने एक आइडिया दे दिया. क्या लिखा है? सॉरी. सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी.
where there is a breach of warranty on the part of seller, अच्छा जब सेलर कभी ब्रीच ऑफ वारंटी करता है, और वेयर बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बच्चों याद आया? क्या बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है? क्या बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है? वेरी गुड। तो बच्चों दोनों ही केस उन्होंने कहा है कि जहां सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी करता है या जहां बायर खुद से ही ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता है, तो बच्चों ऐसे केस में बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। ये तो आपको पता है, बायर गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ सच ब्रीच ऑफ वारंटी। वो गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन बच्चों वो क्या कर सकता है? तो आपने कहा सर वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सही है, लिखा भी है देखो, बट ही मे टाइप करो, ही मे मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? बट ही मे किसकी बात हो रही है? कौन क्लेम करेगा डैमेजेस? बायर। कौन क्लेम करेगा बच्चों? बायर। ठीक, ओके। बट ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर, बच्चों देखो, बट ही मे, यस, अब जरा नोट्स पे ध्यान दो। बट ही मे सेट अप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिम्यूनेशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। बच्चों इसी को मैं कह रहा था, बायर ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस अगर क्लेम करता है सेलर से ड्यू टू ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो होगा गुड्स का प्राइस कितना था, अप टू मैक्सिमम गुड्स की प्राइस कितनी थी, उतने तक मैक्सिमम बायर को स्कोप है कि वो सेलर से बच्चों ब्रीच ऑफ वारंटी का डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बराबर है बच्चों? सेंटेंस देखो, बट ही में सेटअप अगेंस्ट द पढ़ाई के लिए सेलर। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का सेटअप साथी। अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिन्यूशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। बराबर है बच्चों? उसका प्राइस पे करना बायर का सेलर को अगर कोई मतलब ही नहीं रहा, तो बच्चों वो मैक्सिमम उसके प्राइस तक वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप बोलेंगे वो प्राइस प्लस और एक्स्ट्रा डैमेजेस क्लेम करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। max to max damages claimed by the buyer from the seller under breach of warranty is the price of the goods, goods की प्राइस, उससे ज्यादा नहीं। एंड दूसरा पॉइंट तो आपको पता ही है कि नॉर्मल ब्रीच ऑफ वारंटी में बायर क्या करता है? जब नॉर्मली कोई ब्रीच ऑफ वारंटी होता है, उसको नुकसान होता है, तो नॉर्मली बायर क्या करता है? ही सू द सेलर फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, दैट्स ऑल। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट तो सबको समझता है, फर्स्ट समझा कि नहीं? जरा टाइप करो, फर्स्ट सबको समझ में आया? फर्स्ट का मतलब ये है कि बायर मैक्सिमम डैमेजेस कितना क्लेम कर सकता है? तो आंसर है गुड्स की प्राइस जितनी थी उतना क्लेम कर सकता है। चलो टाइप करो। हैव यू अंडरस्टूड वन पॉइंट? तीसरे का पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ सबको? तीसरे का पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ बच्चों? 2 तो ऑलरेडी सिंपल है, वो तो आपको पहले से ही पता था कि सेलर जब ब्रीच ऑफ वारंटी करता है तो बायर डैमेजेस क्लेम करता है। दैट्स ऑल, सिंपल। सिर्फ पॉइंट 1 को समझना बहुत जरूरी था यहाँ पर। एनीवे बच्चों,
चलो, बायर का लीगल रेमेडी अगेंस्ट सेलर क्या है? बच्चे चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, बरोबर है बच्चों? अगर मान लो, ये हमने एक्चुअली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, repudiation of contract before due date, where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery. बच्चों अंडरलाइन द वर्ड either party, मतलब कौन? Where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery. बच्चों when we read the word either party, what do you mean by that either party? Either party मतलब क्या? No दिशा, it's not seller only. When I use the word where either party to a contract, मतलब या तो सेलर या तो बायर, कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. डोंट यू थिंक सो? सेलर भी कर सकता है बाय नॉट डिलीवरिंग द गुड्स, बायर भी कर सकता है बाय नॉट एक्सेप्टिंग द गुड्स. वेल इन एडवांस बता देते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं कर रहे हैं. So where either party to a contract of sale repudiates contract before the date of delivery. बच्चों डेट ऑफ डिलीवरी के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल कर देते हैं तो आप सबको पता है इसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बराबर है? द अदर में, फिर बच्चों दूसरी पार्टी क्या करेगी? द अदर में आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सब्सिस्टिंग, सब्सिस्टिंग मतलब लाइव, and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for the damages for the breach. बच्चों आपको याद होगा तो मैंने डेट लिखकर आपको ये समझाया था कि बायर एंड सेलर ने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, जहां सेलर बायर को गुड्स डिलीवर करेगा बच्चों 31 जनवरी को, एक महीने बाद. कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 जनवरी को. बच्चों 15 जनवरी को सेलर ने बायर को क्या कहा कि मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं दे सकता. तो बच्चों किसने एंटीसिपेटरी ब्रीच किया 15 तारीख को? किसने कहा कि मैं गुड्स की डिलीवरी नहीं दे सकता? किसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया मेरे एग्जांपल में? सेलर ने. तो किसको लीगल रेमेडी मिलेगा? तो बच्चों बायर क्या कर सकता है? या तो वो 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके उस दिन तक का डैमेजेस क्लेम कर सकता है. याद करो, 15 जनवरी को ही बायर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उस दिन तक जितना उसको लॉस हुआ है उतना वो सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है. नहीं तो बायर 31 जैन तक भी रुक सकता है. याद है आपको? डेट ऑफ डिलीवरी तक भी रुक सकता है. याद है आपको? बायर चाहे तो डेट ऑफ डिलीवरी तक भी रुक सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को सब्सिस्टिंग रख सकता है. एंड 31 जनवरी को जिस दिन गुड्स डिलीवर करना था उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझेगा एंड उस दिन तक का बच्चों वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से. याद आया बच्चों? तो अगर सेलर ने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो बायर उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके सेलर से डैमेजेस क्लेम करके मैटर खत्म कर देगा. या बायर के पास एक और ऑप्शन है कि वो ड्यू डेट तक रुकेगा, जिस दिन गुड्स डिलीवर करने थे वो दिन तक वो रुकेगा एंड उस दिन के हालात क्या है बच्चों वो देखेगा एंड अकॉर्डिंगली डैमेजेस क्लेम करेगा. बच्चों याद आया बच्चों? अगर बायर एंड तक रुकता है तो वो उसके फायदे का भी हो सकता है, सेलर के भी फायदे का हो सकता है. कुछ पढ़ाया था ऐसा मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इफ यू रिमेम्बर. हाँ बच्चों, मुझे नहीं लगता ये डेंजर पॉइंट याद होगा कुछ बच्चों को. पढ़ाया तो था मैंने. अब आप कितना रीडिंग कर रहे हो बच्चों आपके ऊपर भी है. चलो नेक्स्ट. तो बच्चों आई थिंक मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया बच्चों एक बार रीड कर लो वापस सेक्शन 16.
where either party to a contract of sale repudiates the contract before date of delivery, the other may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach. दोनों ऑप्शन अवेलेबल, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। चलो अब बच्चों, बायर का सेलर के अगेंस्ट एक लास्ट लीगल रेमेडी क्या है? बच्चों मेरा प्रश्न ये है कि बायर ने सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एंड 2 मिनट मान लो कि बायर ने 50,000 एडवांस दिया है सेलर को, बायर ने 50,000 एडवांस दिया है सेलर को एंड बाकी का बैलेंस गुड्स डिलीवरी करने के बाद बायर देगा। बच्चों टाइप करो, बायर ने अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेलर को कितना एडवांस दिया है, कितना एडवांस दिया है ताकि सेलर गुड्स डिलीवर कर सके उसको ऑन टाइम, 50,000। एंड बच्चों आगे चलकर 2 महीने बाद गुड्स डिलीवर करना था, 2 महीने का टाइम था गुड्स डिलीवरी के लिए। 2 महीने बाद सेलर ने गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया। हेलो, सेलर ने गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया, तो आपको लगता नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर ने? तो मुझे ये बताओ, बायर का दिया हुआ 50,000 क्या होगा फिर? बायर ने जो एडवांस दिया था सेलर को, उस 50,000 का क्या होगा जब सेलर ने गुड्स डिलीवरी नहीं किया? तो सेलर रिटर्न करेगा कि नहीं बायर को? तो बायर आपको क्या लगता है केवल 50,000 मांगेगा अपना? आपको क्या लगता है बायर एड़ा है? बायर अपना 50,000 तो लेगा ही, साथ में बायर क्या लेगा? सेलर से छोड़ेगा नहीं, सेलर को क्या लेगा वो? उस 50,000 रुपीज पर जो 2 महीने से पड़ा था सेलर के पास, उस 50,000 पर डोंट यू थिंक सो बायर विल चार्ज इंटरेस्ट ऑन सेलर? उसका राइट है ये चार्ज करना, उसका क्लेम है ये। हेलो हेलो हेलो, डू यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट? बायर बोलेगा मेरा 50,000 2 महीना फुकड़ का तुमने वापरा, ऐसा करो 50,000 मेरा रिटर्न करो, साथ में इंटरेस्ट भी दो। सेलर बोला मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, बायर बोला मैं केस कर दूंगा तेरे ऊपर, कोर्ट मदद करेगा मुझे इंटरेस्ट दिलाने में। मेरा 50,000 तुमने 2 महीना तक फुकड़ का रखा है ना, आप बोलते हो गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, ये क्या बात हुई? बच्चों आपको लगता है यहाँ पर बायर का राइट है क्लेम करने का इंटरेस्ट फ्रॉम सेलर? हेलो हेलो, आपका क्या राय है? आपको नहीं लगता बायर का राइट है इंटरेस्ट क्लेम करने का? अरे जब सेलर को राइट मिला हुआ है तो बायर को क्यों नहीं मिलेगा राइट? यस, आई थिंक यू एग्री विथ मी। तो बच्चों अभी एक काम करते हैं, मैं रीड करता हूँ, बहुत 2 अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए हैं जिन्हें आपको समझना भी पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। 2 अलग अलग बच्चों रूल्स हैं, पढ़ाने को तो मैंने पढ़ा दिया, बता दिया, आप यस नो में आंसर भी दे रहे हो, बट बच्चे ये पैराग्राफ जरा सीरियसली अंडरस्टैंड करो। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। बच्चों क्या लिखा है देखो, नथिंग इन दिस एक्ट shall affect the right of seller or buyer to recover interest or special damages in any case whereby law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration for payment of it has failed। बराबर है? तो जो सीधी बात है, बायर हैज टू रिकवर द एडवांस, क्योंकि एडवांस देने का जो मेन एग्रीमेंट था वही फेल हो गया, तो वो तो पैसा उसको रिटर्न मिलेगा ही। सिर्फ पैसा ही रिटर्न नहीं मिलेगा बच्चों, बायर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस, बराबर है, वॉट एवर द केस में भी। तो बच्चे ये तो क्लियर कट बोल रहा है आपको फर्स्ट पॉइंट कि चाहे सेलर हो या बायर हो, दोनों को लॉ ने एक लीगल राइट दिया है एक दूसरे के अगेंस्ट इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने का। जहां पर भी इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है बाय लॉ, वहां क्लेम होगा।
वहां क्लेम किया जाएगा। आइदर सेलर क्लेम करेगा बायर से या बायर क्लेम करेगा सेलर से। जहां पर भी स्कोप है इंटरेस्ट या स्पेशल डैमेजेस रिकवर करने का बाय लॉ, बच्चों वहां पर इस राइट का इस्तेमाल आइदर पार्टीज करेंगे। हमने ये इवन बच्चों कल के लेक्चर में देखा कि इवन सेलर हैज राइट टू क्लेम इंटरेस्ट फ्रॉम बायर, डोंट यू थिंक सो? दोनों को लीगल राइट है बच्चों आइदर पार्टीज के ऊपर केस करने का। चलो आगे बच्चे एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 2 पढ़ना है। अभी 1 हो गया। सूट फॉर इंटरेस्ट के लिए पॉइंट नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, दैट मीन्स अनलेस अदरवाइज एग्रीड, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट न किया हो, इंटरेस्ट को लेकर दोनों के बीच में अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, तो ऐसे केस में बच्चों व्हाट द कोर्ट विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग इंटरेस्ट। ऐसे केस में कोर्ट क्या डिसीजन लेगा इंटरेस्ट को लेकर, पढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, in the absence of contract to the contrary, the court may award interest। may award interest मतलब award मतलब बच्चों कोर्ट अपना डिसीजन देकर इंटरेस्ट दिलाएगा, कोर्ट के डिसीजन पर इंटरेस्ट होगा। द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंक्स फिट, जो कोर्ट को सही लगता है वो रेट से कोर्ट बायर को इंटरेस्ट दिलाएगा सेलर से ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस टू द बायर इन सूड बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस in case of breach of contract on the part of seller from the date on which payment was made। बच्चों मुझे ये बताओ, बायर यहाँ पर इंटरेस्ट सेलर से क्लेम करेगा 50,000 पे, 50,000 पे जो इंटरेस्ट क्लेम करेगा कौन से दिन से क्लेम करेगा? कॉमन टाइप। बायर ने एडवांस दिया था कि नहीं 50,000, तो बच्चों बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम इंटरेस्ट ऑन 50,000 फ्रॉम विच डेट, किस दिन से उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए सेलर से? तो बच्चों वेरी लॉजिकल आंसर, जिस दिन उसने एडवांस दिया था। नहीं 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 पार्थ, नहीं नहीं, जिस दिन एडवांस दिया था उस दिन से बच्चों इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। हाँ, रेट क्या अप्लाई होगा वो कोर्ट डिसाइड कर देगा, बट डोंट यू थिंक सो बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ब्रीच, नहीं फ्रॉम द डेट व्हेन ही हैज गिवन दैट एडवांस। पार्थ, डू यू satisfied? आर यू satisfied? देखो ना लिखा है लास्ट में, फ्रॉम द डेट ऑन विच पेमेंट वाज मेड, नॉट द फ्रॉम द डेट ऑन विच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कमिटेड। ठीक बच्चों, अभी एक काम करते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, जस्ट एक आइडिया अंडरस्टैंड करने के लिए कि डैमेजेस कैसे क्लेम होगा या कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, और कुछ नहीं। डैमेजेस कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल 1, इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगारेट्स which turn out to be mild weight and unfit for consumption। बच्चों सेलर ने बायर को जो सिगारेट सेल किए थे वो सिगारेट्स एक्चुअली मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं थे, होलसम क्वालिटी के नहीं थे, दे वर अनफिट फॉर कंजम्पशन। कुछ याद आया बच्चों? सेलर ने बायर को जो गुड्स बेचा वो गुड्स यूज करने लायक नहीं थे, इसका मतलब वो डैमेज्ड गुड्स थे। तो डोंट यू थिंक सो सेलर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया बाय सप्लाइंग अनफिट गुड्स? हेलो, आपको ऐसा नहीं लगता है सेलर ने सब स्टैंडर्ड गुड्स सप्लाई करके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया? तो ऐसे केस में बच्चों बायर डैमेजेस क्लेम करेगा कि नहीं? तो बच्चों क्या लिखा है, द डैमेजेस वेर अवॉर्डेड। कोर्ट ने यहाँ पर बायर को डैमेजेस कैसे दिलाया? द डैमेजेस वेर अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस
एंड प्राइस रिलीज्ड। प्राइस रिलीज्ड मतलब जिस दिन बच्चों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन प्राइस क्या था, बराबर है, उस दिन प्राइस क्या था, वो प्राइस इज प्राइस रिलीज्ड। एंड दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो डैमेजेस के तौर पर बायर क्लेम करेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रजिस्ट्रेशन the purchaser cannot claim damages for the breach of condition or warranty relating to sale। बच्चे एग्जाम्पल 2 का मीनिंग आप समझाएंगे मुझे नहीं समझाए, चलो आप समझाओ, मैं 2 मिनट देता हूं सबको, चलो आराम से टेक 2 मिनट्स एंड 2 मिनट बाद आप अपना आंसर टाइप करने को चालू करो। रॉन्ग आंसर चलेगा। लेट मी सी एग्जाम्पल 2 में आपको एग्जैक्टली समझा क्या।